बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो बिल्कुल मैं केशव जी। शुरू करूं? हाँ जी जी जी। सर, मेरा नाम किशोर देवीदास बोबड़े है। और मेरा जो एजुकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर है। और मैंने पूसा इंस्टीट्यूट से सीड टेक्नोलॉजी का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। और मैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1982 में लगा और 2016 में रिटायर्ड हो गया। तो ये 34 साल के उम्र में मैंने विविध डिपार्टमेंट में काम किया। और ये जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये वर्ल्ड की उस टाइम में गिनी चुनी बैंकों में बड़ी बैंक गिनी जाती थी। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 54, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो आंकड़ा था वो 54 था। म्हणजे आप इसके ये कर दीजिए कि कितना बड़ा बैंक था। तो हम उस टाइम में 130 शुगर फैक्ट्रीज को लोन देते थे। अभी मैं कोऑपरेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा आपको। तो सुन रहे हैं ना आप सब लोग? जी जी जी। सभी लोग सुन हाँ रहे हैं। हाँ। तो साहब कैसा है मालूम है क्या? पहले रिजर्व इंडिपेंडेंट मिलने के बाद में रिजर्व बैंक एक एकमेव बैंक थी जो पूरा पोर्टफोलियो संभालती थी। पर बाद में रिजर्व बैंक को ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर, बिकॉज मेन बिजनेस जो अपना था इंडियन फार्मर्स का, वो 80% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो रिजर्व बैंक ने ऐसा तय किया 1982 में कि इसमें थोड़ा अपन पोर्टफोलियो चेंज कर देंगे। तो उन्होंने नाबार्ड की स्थापना हुआ। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर 1982। तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर लोन का पोर्टफोलियो उन्होंने संभालना था। तो रिजर्व बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज थे, तो उन्होंने उन्होंने उनको आदेश दिया है कि जिनको नाबार्ड में जाना है वो उधर शिफ्ट हो जाए। इसीलिए नाबार्ड में बहुत से साउथ इंडियन लोग जिनको एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट था, वो उन्होंने वहां पे संभाल लिया। थोड़ा सा मेरा हिंदी जरा कच्चा है, तो आप मुझे ये कीजिए, क्षमा कीजिए। तो जी जी हाँ, नाबार्ड 1982 में फॉर्म होने के बाद में फिर कोऑपरेटिव का पूरे इंडिया में बहुत बोलबाला था। तो एग्रीकल्चर लोन अपने किसानों को मिलने के लिए सुविधा होए, इसलिए उन्होंने उस टाइम में 3 टायर स्ट्रक्चर किया। तो 3 टायर स्ट्रक्चर कैसा? तो फर्स्ट जो टायर है उसमें नाबार्ड नाबार्ड को लिया गया। तो नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन देंगी हर स्टेट में। म्हणजे जैसा यूपी है, तुम्हारा बिहार है, तुम्हारा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। समझे क्या? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हर स्टेट में एक है। जैसा लखनऊ में यूपी में जाएंगे तो यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मिजोरम में जाएंगे तो मिजोरम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एमपी में जाएंगे तो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और हमारे महाराष्ट्र की महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थी। तो पहले नागपुर सीपीएन बेरार में था। तो हमारे बैंक का जब महाराष्ट्र महाराष्ट्र जब गवर्न हुआ, महाराष्ट्र की जब स्थापना हुई, तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किया गया। और ये जो विदर्भ का जो बैंक था, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा गया है कि विदर्भ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एनीवे, हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहती है। नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 4.5% से लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन कोई भी। और 4.5 से 6% तक देता है। तो उसमें 2% का गैप इसलिए रखते हैं कि कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की हालत अगर बराबर नहीं रही, तो वो उसको थोड़ा ज्यादा ब्याज आकारता है। तो 4.5% से हमको लोन मिलता है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अभी भी, क्योंकि ये बैंक सबसे बड़ी है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो 4.5% से लोन मिलने के बाद में वो लोन फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को देते हैं। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर नाबार्ड, दूसरा स्ट्रक्चर महाराष्ट्र म्हणजे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से तीसरा स्ट्रक्चर आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला मध्यवर्ती बैंक। अब जिला मध्यवर्ती बैंक में जो लोन मिलता है वो 1% का मार्जिन रख के जिला बैंक को लोन दिया जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। उसके बाद में जिला बैंक जो है वो खुद
किसानों को लोन नहीं देती, तो वो देती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेवा सहकारी सोसाइटी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो सेवा सहकारी सोसाइटी का मार्जिन रहता है, वो 7% से देती है, और 7% से 10% तक के, म्हणजे 3% मार्जिन सेवा सहकारी सोसाइटी का रहता है, और वो लोन देती है अपने किसानों को। अच्छा, अभी ये किसानों का लोन कैसा दिया जाता है? हर साल हर साल स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें उपज का, म्हणजे जो तुम्हारे इसमें अगर शुगर केन है, तुम्हारे इसमें अगर सोयाबीन है, तुम्हारे इसमें अगर कॉटन है, तो हर साल उसका कितना लोन देने को होना, इसका एक मीटिंग लिया जाता है। उस मीटिंग में कलेक्टर रहता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट रहते हैं, और उसके बाद में वो उसमें तय किया जाता है। उसके बाद में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहती है, सेवा सहकारी सोसाइटी, वो सेवा सहकारी सोसाइटी का जो सेक्रेटरी रहता है, वो हर एक से डिमांड नोट मांगता है। जैसा एक गांव में 200 किसान है, तो 200 किसान के उसके पास में 7/12 के उतारे रहते, उस पे वो सबसे पूछता है कि तुम ये साल में क्या उपज लेने वाले हो। वो बोलता है कि मुझे, मेरे पास में 10 एकड़ खेत है, तो 5 एकड़ में मैं कॉटन लूंगा, 5 एकड़ 2 एकड़ में मैं सोयाबीन लूंगा, और 3 एकड़ में मैं तुअर तुअर लूंगा। तो वो उसका पीक पेरा जिसको बोलते हैं वो लिख लेता है, और फिर उस हिसाब से वो हिसाब करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तालुका लेवल के ब्रांच में वो जमा करता है। तो फिर वो पीक पेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट का तैयार होने के बाद में उतना लोन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लेना रहता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, एमएससी बैंक के पास, मुझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास में अपनी डिमांड नोट भेजते कि हमको 1000 करोड़ या 2000 करोड़ जो भी है उनकी डिमांड निकली, उस हिसाब से वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मांगती है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पूरे पूरे स्टेट का हिसाब करके वो नाबार्ड के तरफ मांगती है पैसे। तो ऐसा ये क्रॉप लोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें किसी को शंका है? किसी का कोई प्रश्न इस पे, हाँ, जो अभी किशोर जी ने बताया? कोई भी साथी? मुझे नहीं लगता कोई शंका है, आप आगे किशोर बढ़िए जी। किशोर जी। जी हाँ, मैं जी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ किशोर जी। हाँ हाँ, जी। बोलिए बोलिए साहब, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं? किशोर, मेरी हाँ, आवाज हाँ सुन हाँ रहे हैं? बोलिए। यस हाँ सर, हाँ यस सर। हाँ। किशोर, को जरा हम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, हाउ दे आर फाइनेंसिंग टू द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाँ, एंड मैं हाउ दे बता आर दूं, प्रमोटिंग द एग्रो मैं अभी ये इंडस्ट्री। एक मिनट साहब, आपका प्रश्न मुझे याद आया है, मुझे समझ में आया है। तो यू मैं जस्ट पहले एक्सप्लेन ये दैट। पोर्टफोलियो खत्म कर दूं। ये डिस्ट्रिक्ट यस सेंट्रल यस। कोऑपरेटिव बैंक को जो लोन देती है ना किसानों को, इसका मैं 3 टायर स्ट्रक्चर का मैं समझा देता हूँ। अभी कैसा है मालूम है क्या? ओके। ये आप समझ गए ना कैसा लोन मिलता है डिस्ट्रिक्ट जी सेंट्रल जी कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू किसान को। अभी देखो जी क्या जी है मालूम है क्या, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका एक डिपार्टमेंट है एग्रो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। उसमें अभी मैं पहले एमएससी, मुझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पोर्टफोलियो समझा देता हूँ। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितने भी वो स्टेट में प्रोसेसिंग सोसाइटीज है, इट मे बी अ कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री, इट मे बी अ स्टार्च फैक्ट्री, इट मे बी अ एनी फैक्ट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। समझे क्या साहब? जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसको वो लोन देती है। फिर शुगर फैक्ट्रीज को लोन देती है, स्पिनिंग मिल्स को लोन देती है। उसके बाद में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है, एपीएमसी, उसको भी लोन देती है। उसके बाद में जैसे हमने नासिक एपीएमसी को लोन दिया था, देवीदास पिंगड़े साहब जो खासदार थे, उसको हमने लोन दिया था। उसके बाद में स्टार्च फैक्ट्री को भी लोन दिया हमने, पिम्पेन को भी लोन दिया। उस दिन मैंने जो किस्सा बताया पिम्पेन का,
जो सुला वाइन्स ने फिर बाद में लिया था। उसके बाद में जितने भी अर्बन बैंक है उसको लोन देती है। महाराष्ट्र की जितने भी अर्बन बैंक है जिनको लोन होना है वो देती है। नॉट शेड्यूल बैंक, जैसी शेड्यूल बैंक सारस्वत बैंक वगैरह वो लोन नहीं देती हमसे, वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक से लेती है। पर जितने भी अर्बन बैंक है छोटी मोटी उसको हम लोन देते हैं। उसके बाद में हम कापूस एकाधिकार खरीदी योजना जो है मार्केटिंग फेडरेशन की उसको भी लोन देते हैं। उसके बाद में धान खरीदी जो है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में उसको भी हम लोन देते हैं। जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको पूरा लोन देते हैं। अभी हमने हाउसिंग लोन देना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद में हमने अभी बिल्डर्स को रीडेवलपमेंट के लिए जो बिल्डर्स जाते हैं और उनके पास में पैसे की कमी आती उनके लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और उनको भी लोन देना चालू कर दिया है। और बताइए साहब, आपका प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है। Yes, good enough, good enough. हाँ हाँ। और हमारा खुद का स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, बॉम्बे में है, नागपुर में है। और बॉम्बे और नागपुर, मैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ। और वो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में आई वाज द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल डूइंग द जॉब फॉर नॉट लेस देन 6 years। आणि आता उसमें और एक ऐसा भी है कि डीसीसी बैंक में स्टाफ की कमी रहती है, एक्सपर्ट स्टाफ रहते नहीं है। तो डीसीसी बैंक ऑन द डिमांड, डीसीसी बैंक जब डिमांड करती है कि उनको डेपुटेशन पे एमडी की जरूरत पड़ती है तो हमारे बैंक से हम सीनियर ऑफिसर, नाबार्ड का एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है, वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में जो भी एम्प्लॉयज बैठता है हायर लेवल का मैनेजर और उसके अबव मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये ग्रेड के जो लोग रहते हैं उनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ठहराया जाता है। पहले 1 साल के लिए भेजते हैं और 1 साल में उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो उनको फिर से एक्सटेंशन मांगते हैं। तो एमएससी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में वो ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है और उसको एक्सटेंशन मिलता है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट ये रहता है, इम्पोर्टेंट ये बात रहती है कि ऑन डेपुटेशन चार्जेस 20% सैलरी के ज्यादा दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं 2012 में जालना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2 साल के लिए मैं डेपुटेशन पे भेजा था एज ए एमडी। और मेरा लास्ट पोस्टिंग जो था उसमें मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2.5 साल के लिए एमडी करके मैं रहा हूं। और मेरा रिटायरमेंट वहीं से हुआ 2016 में। जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो हाँ। तो हम साथ एमएससी साथ बैंक प्रश्न भी कोई लेते भी स्टेट, जी एक मिनट साहब, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कोई भी समस्या रही, अगर प्रोसेसिंग सोसाइटी का यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्निकल एक्सपर्ट करके हमारे बैंक में इंजीनियर्स भी है। जैसा कोई अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का है और मीडियम टर्म लोन भी देती है हमारी बैंक। ये सब जो प्रोसेसिंग का जो यूनिट है ये सब इसमें मीडियम टर्म लोन देती है जिसका रीपेमेंट पीरियड 10 से 15 साल तक की भी हो सकता है। जी हाँ बोलिए साहब, और कुछ? जी। आ, अभी तक जो किशोर जी ने बताया इस पर कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न? मेरा प्रश्न है किशोर जी, ये जो हाँ डीसीसी भी बैंक्स होते हैं, डीसीसी भी होते हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट तो सेंट्रल कोऑपरेटिव हाँ, बैंक, तो ये डीसीसी भी किस तरह से पैक्स जिला को मध्यवर्ती प्रभावित सहकारी बैंक। जी जी, ये किस तरह से पैक्स को प्रभावित करते हैं या उनको वो करते हैं, मतलब किस तरह से उनका असर रहता है, उनका प्रभाव रहता है पैक्स पे और पैक्स की गतिविधियों पर और उनके कार्य प्रणाली पर, ये बताइए आप थोड़ा सा। प्राइमरी ऐसा एग्रीकल्चर ऐसा है। सोसाइटीज। हाँ हाँ, देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर इनका बहुत कंट्रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में तालुका लेवल पे ब्रांचेस है, बराबर है। तालुका लेवल पे ब्रांचेस है, और जितने भी अभी बड़े बड़े जो विलेजेस है उसमें भी उनकी सोसाइटी, उनका ब्रांच रहता है। और हर हर ब्रांच को उस, समझो एक तालुका लेवल में ब्रांच है, उसमें समझो 40 गांव है, तो 40 गांव उसको एफिलेटेड रहते हैं, वो 40 गांव के जितनी भी सोसाइटी है, सेवा सहकारी सोसाइटी, वो उसको एफिलेटेड रहती है। और वहां पे इंस्पेक्शन की टीम, ब्रांच में ये व्यवहार तो चालू रहते हैं, पर वहां पे इंस्पेक्शन टीम रहती है। तो इंस्पेक्शन टीम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 विलेजेस को वो एक इंस्पेक्टर अलॉट किया जाता है। जैसा 40 गांव अगर एक तालुका में रहेंगे तो 10 इंस्पेक्टर वहां पे रखते हैं, और वो उसको पोस्टिंग रहता है। और वो 10 इंस्पेक्टर वो हर एक को 4 सोसाइटीज दी जाती है, म्हणजे 40 सोसाइटी 10 इंस्पेक्टर संभालते। अब वहां पे उनकी विजिट फ्रीक्वेंटली चालू रहती वो सोसाइटी में। और वो जो वहां का सेवा सहकारी सोसाइटी का सेक्रेटरी रहता है, जो किर्द लिखता है, जो सब हिसाब किताब रखता है, उसकी भी मीटिंग हर 8 दिन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वो तालुका लेवल के ब्रांच पे रहती है। और अगर अगर 4-5 तालुके मिलके एक जैसा मीटिंग रही, तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस में लिया जाता है। और वहां पे उस मीटिंग को हेड ऑफिस में जो बड़े ऑफिसर रहते हैं, जैसे मैनेजर है, एमडी है, जनरल मैनेजर है, ये सब उसको संबोधित करते हैं। अब मैं था तो भंडारा में मीटिंग हमारी 8 दिन के 8 दिन में लेते थे। अच्छा, ये सबसे बड़ा अभी क्या है मालूम है क्या? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं मैं। हर साल क्रॉप लोन के लिए टारगेट दिया जाता है। टारगेट कौन अलॉट करता है? कलेक्टर करता है। अभी मैं आपको मेरे भंडारा डिस्ट्रिक्ट बैंक का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं तो आवर टारगेट वाज फॉर द भंडारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा टारगेट था 650 करोड़ रुपए हमको बांटने थे। समझे क्या? 2016 की बात बताता हूं मैं। सुन रहे हैं ना साहब आप? जी 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 जी, सभी लोग सुन रहे हैं, हाँ, सभी लोग सुन रहे 2016 में 650 करोड़ का टारगेट मुझे दिया था कलेक्टर साहब ने। और जो वहां की जो ये रहती है बैंक, बाकी जो बैंक रहती है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है, इनको 20 करोड़ 25 करोड़ का था। तो सबसे बड़ा टारगेट हमको था। और वो टारगेट अगर पूरा नहीं किया रहता, मुझे 8 दिन में कलेक्टर मीटिंग रहती थी अगर, और हमारे सब इंस्पेक्टर काम को लग गए थे, और हमने वो टारगेट पूरा किया 650 करोड़ का। अभी कैसा होता है, हर साल हमारी रिकवरी कितनी रहती थी? तो हमारी रिकवरी, हमारे जीप हमारे मशीनरी, रिकवरी मशीनरी, म्हणजे ये जो इंस्पेक्टर कर्जा बांटते वक्त सब वो सोसाइटी के सेक्रेटरी से घुल मिल के सब लोगों को कर्जा देने के लिए कोशिश करते थे। अब वो रिकवरी के टाइम में 31 मार्च को डेडलाइन रहती है। 31 मार्च हर साल में, एक साल के रिकवरी का ये रहता है, हर साल रिकवरी का ये रहता है, टारगेट रहता है। तो और उसमें 0% व्याज रहता है। म्हणजे शेतकरियों को, म्हणजे ये किसानों को क्रॉप लोन देते वक्त डीसीसी बैंक डज नॉट टेक एनी चार्जेस, म्हणजे उसके ऊपर ब्याज नहीं लगता है। समझे क्या आप? तो ये डीसीसी बैंक को इसमें बहुत घाटा होता है, पर अभी बैंक चलाने पड़ता है, सरकार का दबाव रहता है, उसके वजह से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को चलाने पड़ता है। तो 650 करोड़ बांटने के लिए हमने पैसे कैसे जमाए? हमने एमएससी बैंक को कर्जा मांगा, म्हणजे मेरी बैंक को मैंने कर्जा मांगा, तो उन्होंने हमको 250 करोड़ रुपए दिए। फिर बाकी के पैसे एमएससी बैंक को हमने मांगा 250 करोड़ नाबार्ड से देके 7% से हमने लिए। उसके बाद में बाकी जो पैसे बचे थे हमने एमएससी बैंक को मांगे। तो हमारी हमारी वहां पे जो ये रहती है, क्या बोलते, क्रेडिट रहता है, उस हिसाब से एमएससी बैंक ने हमको 100 करोड़ रुपए दिए। म्हणजे 250 करोड़ और 100 करोड़
350 करोड़, और जो 650 करोड़ में से 350 करोड़ मिलने के बाद में कितने बचे, कितने पैसे बचे कर्जा खड़ा करने के लिए? 300 करोड़ बचे। हाँ, 300 करोड़, 300 करोड़ रुपए हमने जो हमारे बैंक में डिपॉजिट है उसमें से निकाले, बराबर है? हम्म। हाँ, ठीक। बराबर है। और वो 650 करोड़ हमने बांटा। अब 650 करोड़ बांटने के बाद में हमारी रिकवरी कितनी हुई? 40%। कितनी हुई? 40%। 40% साढ़े हाँ। छह सौ करोड़ के 40% कितने हुए? ये हुआ 6 चौको 24, 260 करोड़। 260 करोड़। हमने नाबार्ड से कितने लिए थे? नौबार्ड से लिए थे 300 करोड़, साढ़े हाँ, तीन सौ करोड़ 350 करोड़ रुपए, म्हणजे उसमें कितना शॉर्ट आया? उसमें आया 90 करोड़ का शॉर्ट आया। 90 करोड़ का शॉर्ट है। तो ये 90 करोड़ हमने फिर फिक्स डिपॉजिट में से निकाले और वो दिए। हाँ। हम्म। और हम्म। एमएससी बैंक से लिए थे 100 करोड़, वो भी हमने फिक्स डिपॉजिट में से निकाल के दे दिए। हाँ। हम्म। तो हर, हम्म। हाँ, तो हाँ मैंने हाँ। कलेक्टर कलेक्टर को ये हिसाब बताया, साहब मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो कलेक्टर ने सर पे हाथ मारा। मैंने बोला साहब ऐसा ही अगर हम करते रहे तो हमारा फिक्स डिपॉजिट अगर खत्म हो गया तो हमारी बैंक रन में चले जाएंगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ये सब रोना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये 5 साल में, 5 साल में, 10 साल में डूबने वाली सब बैंक है। क्योंकि गवर्नमेंट का इतना प्रेशर रहता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पे। नाबार्ड अपना पैसा छोड़ता नहीं, एमएससी बैंक अपना पैसा छोड़ता नहीं। जो मरने का काम रहता है वो डीसीसी बैंक को रहता है। सहकारी हम्म। सोसाइटी अपना बैच छोड़ती नहीं। और शेतकरी को, और अगले साल वो अगर डिफॉल्ट हो गए तो शेतकरियों को कर्जा मिलता नहीं है। और कुछ कुछ जो बड़े बड़े किसान रहते हैं उनको मालूम है कि 0% से अपने को खेती के पैसे मिलने वाले हैं। तो वो हमारे से लोन लेते हैं, हमारी बैंक में डिपॉजिट रखते हैं। और जब 31/3 म्हणजे 31 मार्च आ गया कि वो लास्ट डेट रहती है, हमारे बैंक में से डिपॉजिट निकाल के ब्याज अपने पास में रख लेते हैं और डिपॉजिट के पैसे जो आए हुए हैं वो कर्जे में भर देते हैं। तो ऐसा सब खेल चालू है सब। किसानों को हर साल घाटा आता है। अब मैं खुद की मैं बताता हूँ, मेरे पास में जो खेती है, मैंने वो उसको लागवड से दे दिया। लागवड समझते हैं ना? मैंने एक जने को दे दिया क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं ये सब खेती ऐसा करना। जी। घाटे का काम है खेती का। हम्म। तो ये सोसाइटियां, ये बैंका, इसमें कुछ नहीं रहा अभी। आज है, कल कल नहीं के बराबर है सब ये बैंक का। तो ये कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा, थोड़ा सा ऐसा ये डामाडोल हो गया है सब। हम्म। हमारे बैंक ने एक समय में 130 शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा बांटा। मैं नासिक रीजनल ऑफिस में था तो मेरे पास में टॉप मोस्ट 9 शुगर फैक्ट्रीज थी। उसमें से सबसे पहली प्रवरा, विखे पाटिल की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो प्रवरा शुगर फैक्ट्री थी। संजीवनी शुगर फैक्ट्री थी, कादवा शुगर फैक्ट्री थी, वसंतदादा शुगर फैक्ट्री थी। पर अभी आज के पोजीशन में एक ही फैक्ट्री हम कर्जा देते हैं। क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्किल स्टाफ, इसके वजह से क्या हुआ, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक ने ये सब अब हमारा जो कोऑपरेटिव का बिजनेस है वो छीन लिया। हम्म। तो हम अभी फिर कॉमर्शियल बैंक। ओपन बैंकिंग में आ गए। हमने अभी बिल्डरों को कर्जा देना चालू कर दिया। अब बैंक तो जिंदा रहने को ना ना, उसकी वजह से हमने हमारा पोर्टफोलियो बदल दिया। पर जो बड़े बड़े जो वैकुंठ भाई मेहता थे या धनंजय राव गाडगीळ थे, जो कोऑपरेटिव के जायंट्स थे, जिन्होंने ये उद्देश्य से कोऑपरेटिव में ये बनाया था, बैंका बनाई थी, बैंका चलने को ना इसलिए बनाई थी। हमारे हमारी बैंक अभी कुछ म्हणजे ये नहीं चल रही। कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट डूइंग वेल, ऐसा मैं हम्म। बोलने को कोई हरकत नहीं। ये बहुत
महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं जो उस पे रह के आया है वही व्यक्ति बता सकता है। हम्म। और आम धारणा क्या है कि डीसीसीबी में गड़बड़ियां होती हैं, और वो जो है उनको ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल राज्य बहुत में। प्रेशर रहता है सर। जी। पॉलिटिकल तो प्रेशर रहता है। रात को 1-1 बजे मुझे चेयरमैन फोन करके बोलता था, मैंने तेरे को बोला था, तूने क्यों नहीं दिया। और पूरी रफ भाषा, हम्म। रफ भाषा। हम्म। हम्म। तो ये सब झेलने पड़ता है। हम्म। और जो जो उनके मन से मांगता नहीं है उसको फिर वो एक्सटेंशन नहीं देते। हम्म। तो ये जो इसका ये जो डीसीसीबी इसका मैनेजमेंट होता है, हम्म। जो भी स्वयं में एक कोऑपरेटिव है, तो हम्म। अब इसमें मैनेजमेंट में अभी पिछले 5-10 साल में जो नियमावली चेंज हुई, रूल्स चेंज हुए, तो इन हम्म। रूल्स को चेंज होने के बाद क्या कुछ इनमें बेहतर हुआ, या और चीजें खराब हो गई और स्थितियां खराब नहीं हो नहीं, गई? अभी ठीक है। कैसा है मालूम है क्या, अभी अमित शाह ने जब से कोऑपरेटिव हाथ में लिया है, वो मिनिस्टर बने अभी सेंट्रल में, उसके उनके हाथ में कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने अभी थोड़ा कड़क कर दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि 10 साल के ऊपर कोई डायरेक्टर दोबारा डीसीसी बैंक में नहीं रहेगा। हम्म। अभी वो ये आ रहा ऑर्डिनेंस पास हो रहा है। हम्म। 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 अमित शाह क्योंकि खुद ही कोऑपरेटिव से जुड़े हुए थे, वो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से यस जुड़े हुए यस थे, यस। हाँ हाँ। तो उसका उनको अनुभव भी बहुत है। और बड़ा गुजरात एक कोऑपरेटिव के मामले में महाराष्ट्र की तरह काफी उसने सफलताएं पाई हैं कोऑपरेटिव क्षेत्र में। हम्म। तो ये सारी चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अन्य साथियों से प्रश्न ले लेते हैं। हाँ पूछो। हमारे जितने भी साथी हैं, बारी बारी से अपने को अनम्यूट करके प्रश्न करें। रोजी रानी जी। जी मुझे एक्चुअली ये जानना है कि सर बता रहे हैं कि किसानों को क्रॉप लोन मिलता है और उसका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन मुझे जो पता है कि किसान को केसीसी पे क्रॉप लोन मिलता है और वो 4% पे मिलता है, तो मुझे इसकी नहीं, कैसा है क्लियरिटी मैडम, चाहिए। मैडम। हाँ मैडम, कैसा है मालूम है क्या, अभी जैसा जी। कमर्शियल बैंक भी आजकल उनको बांटना जरूरी कर दिया है, म्हणजे मैंडेटरी कर दिया है, तो वो अपने हिसाब से वो लेते हैं। पर अगर अगर छोटे किसान है और उन्होंने क्रॉप लोन दिया है, तो हमारे कोऑपरेटिव में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, म्हणजे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो है, वो लोन नहीं वो 0% पे उनका ये रहता है। अगर उसका रीपेमेंट रेगुलर है तो, जैसा 1 अप्रैल से क्रॉप लोन शुरू हो जाता है डिसबर्स करना, और 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है, वो स्पैन के अंदर अगर आपने लोन लिया और 31 मार्च के अंदर आपने पूरा के पूरा लोन भर दिया, तो आपको 0% ब्याज लगेगा। जी मैं मतलब केसीसी से ही तो मिलता होगा ना सर, कोऑपरेटिव बैंक से भी डीसीसीबी से भी, तो केसीसी के द्वारा ही क्रॉप लोन मिलता है या कोई अलग तरीका है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के मार्फत। जी। नहीं, मैं क्लियर नहीं हो पा रही एक्चुअली। मतलब क्रॉप लोन जिसको कहते हैं वो किसानों को केसीसी से मिलता है। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं हो, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। मैं थोड़ा अपना ही जानकारी अपने फील्ड से ले लूंगी। ठीक है, हाँ धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। अन्य एक साथी मिनट। गोडसे जी। हाँ, गोडसे जी। जी जी बोलिए, गोडसे जी। गोडसे वॉज वन ऑफ माय बैचमेट इन एमएससी बैंक। ग्रेट। हम्म। गोडसे जी, अभी आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे। अन्य साथी, अन्य साथी। जी जी। देवदत्त जी। देवदत्त जी। देवदत्त जी, आपने हैंड रेज किया है।
धनंजय जी। देवदत्त गंगवार, हाँ। बरेली, उत्तर प्रदेश से, एक रोज फाउंडेशन। जी जी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो किसानों को लोन दिया जाता है, जो जिला सहकारी बैंक भाई साहब ने बताया, वो जिला हाँ, सहकारी बैंक होती हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी है जिला सहकारी बैंक। यस यस वो यस, ये कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर ही है। जी, तो वहां पे साधन सहकारी समितियां हैं जो खाद बांटने का काम करती हैं, वो गल्ला खरीदती हैं। तो हम्म, साधन सहकारी समितियों के जो सचिव हैं, वो सचिव हम्म, गोलमोल कर देते हैं, किसानों का बहुत बेईमानी कर लेते हैं। तो जिसमें डिफाल्टर हो गए किसान, जैसे किसान की खेती हुई और उसमें ओले पड़ गए या किसान पैसा जमा नहीं कर पाया, तो लगभग लगभग 95% किसान डिफाल्टर हो जाते हैं, जिनको लोन नहीं देती है वो बैंक। और फिर हाँ, उनका जो नहीं देती ना फिर। हिस्सा पूंजी जो जमा होता है, हिस्सा पूंजी भी उनका नहीं मिल पाता है। तो वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं, फिर कोई बैंक उनको लोन देने को तैयार नहीं होता, उसकी सिविल खराब हो जाती है। तो सिविल हाँ, खराब होने से वो बेचारा किसान जो है, जैसे तैसे करके वो कर्जा लिया वो भी बंद हो जाता है, कर्जा भी नहीं मिलता है, और अपनी फसल भी उसकी बर्बाद हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे, मैं ये जानना चाह रहा था, इसके लिए कोई नहीं, सुझाव देना चाहें। हाँ, तो साहब कैसा है मालूम है क्या? ओले पड़ने के बाद में उसकी उसका ओले 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 कैसे पड़े, कितने पड़े, कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो वो एक कमिटी नेमती है। कमिटी ये करती है, अपॉइंट करती है, और वो कमिटी जांच रिपोर्ट देने के बाद में वो मंत्रिमंडल के मीटिंग में उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। जैसा भैया रिसेंटली ये साल हमारे यहाँ बहुत बारिश आई, तो बारिश आने के बाद में गवर्नमेंट ने तुरंत एक कमिटी नेमा, उसमें कुछ एमएलए रहते हैं, वो जाके वहां पे मुआयना करते हैं। उसके बाद में मंत्रिमंडल में उस बैठक में उसके ऊपर जो जो जिले में ज्यादा इम्पैक्ट है उसको ज्यादा मदद मिलती है। और हमारे जिले में, जैसा हमारा अमरावती जिला है महाराष्ट्र में, वहां पे थोड़े कम कम ये हुई थी, तो भी उन्होंने हमको ये दिया, मुआवजा दिया। अब ये मुआवजा जो है, ये मोदी गवर्नमेंट आने की वजह से ये सब मुआवजा तुम्हारे खाते में जमा हो जाता है। ये पूरी इंडिया में सिस्टम लगा दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। तो उसमें वो सेक्रेटरी जो है, वो जो तुम्हारे सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह, इसमें इनका कोई हाथ नहीं रहता है। वो बराबर मेरे 25,000 रुपए मेरे को मुआवजा मिला, तो वो मेरे खाते में जमा हो गए पैसे। एक बात है, मैं आपकी बात से ये सहमत पुरानी हूँ, बात है, लेकिन जब वो जो सेक्रेटरी थे वो पैसे जमा नहीं करते थे, वो खा जाते थे। तो ऐसा अभी अभी तो कहीं सुनने को नहीं आता है। ऐसा है मेरे गांव में, मैं अपना जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ, जिसके घर में ओले नहीं पड़े, जिसकी फसल खराब नहीं हुई, उसको मिले 18,000 रुपए, और जिसके बेचारे की बिल्कुल फसल खराब हो गई उसको मिले 150 रुपए। तो ये गांव में जो प्रधान है, वो प्रधान सूची बनवा के देते हैं, उसमें एमएलए गोलमोल करके, और जिसको पूरा पैसा मिलना चाहिए वो बेचारा को नहीं मिल पाता है, और जो हाँ, लीडर ये लोग हो हैं, एक सकता है, ये दो हो चार सकता है। लोग मेन रहते हैं, वो सारा हाँ, पैसा ले लेते हैं। ये हो सकता है, क्योंकि क्या है मालूम है क्या? गोलमोल में वो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, उनके पास में जो रिपोर्ट आता है उस हिसाब से वो खाते हाँ, में पैसे वही जमा बात है। करने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल दोनों बिल्कुल ऐसा इंश्योरेंस है। के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। जो खेत इंश्योरेंस इंश्योर्ड नहीं होते हैं नहीं, आजकल इंश्योरेंस उनको तो पैसा मिलता है, हमारी जानकारी के अनुसार। भाई साहब इंश्योरेंस तो मिल ही नहीं पाता है, इंश्योरेंस के लिए इतने कागज हो जाते हैं कि वो इंश्योरेंस ले ही नहीं पाता है किसान। मेरे यहाँ इतने इंश्योरेंस हुए हैं, जो खाद लेते हैं, खाद पे इंश्योरेंस रहता है कि 1 कट्टा लोगे हाँ, तो आपका इंश्योरेंस होगा, 1 कट्टे पे खाद का इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन कोई भी किसान अगर मर गया तो वो इंश्योरेंस नहीं ले पाता, इतने कागज होते हैं, क्योंकि बैंक कह देती है 30 दिन के अंदर अगर आप हम सूचना देंगे तो आपका इंश्योरेंस होगा, नहीं वरना नहीं। तो कागज इतने हाँ, मांग ये बात लेते हैं सही, कि कागज मांगते ये मांगते बात वो सही है, कागज में पेट नहीं भर पाता है। नहीं, ये फसल बात सही है। बीमा के लिए तो अलग रूल्स है, आप उसकी अलग से जानकारी करें। उसमें इतने कागज नहीं चाहिए, उसमें सरकार के निर्णय पर आधारित है। कुछ ब्लॉक में इस तरह का कुछ डैमेजेज हुआ है, कुछ प्रेस्क्राइब्ड फसल है, उसके प्रेस्क्राइब्ड पैसे, जितना मैं जानता हूं। धन्यवाद। हाँ, बराबर, करेक्ट करेक्ट। अन्य साथी अन्य साथी अभी ये वन प्लस करके सीपी है, ये जी अपना प्रश्न। नमस्कार, नमस्कार। ललित पंत बोल रहा हूँ पिथौरागढ़ हाँ उत्तराखंड ललित से। जी नमस्कार। एक जानकारी मुझे चाहिए थी कि जो अलग 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 डिस्ट्रिक्टों में
डिस्ट्रिक्ट ये बैंक बनते हैं जैसे अर्बन बैंक जो बनता है उसका क्या प्रावधान है, कुछ जानकारी मिल सकती है? या पिथौरागढ़ में जैसे हमारे पास के डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा अर्बन बैंक है, नैनीताल अर्बन बैंक है, तो पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ अर्बन बैंक है नहीं। कुछ पहले कार्रवाई चली थी लेकिन बन नहीं पाया। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है या कोई नई आज की स्थिति में क्या बन सकता है क्या पिथौरागढ़ अर्बन बैंक? अब क्या है, वहां पे वहां के लोकल लोगों को आप बोलो कि अर्बन बैंक के लिए स्थापन करने के लिए कोशिश करो करके। नहीं तो हम तो लोकल ही हैं, लेकिन क्या फॉर्मेलिटीज क्या है उसकी? प्रोसीजर क्या क्या है? वो अर्बन अर्बन बैंक बैंक के के लिए रिजर्व बैंक के पास में अर्जी करने पड़ेगा, डिपॉजिट्स के ऊपर रहता है वो सब। तो तो आज आप की डेट में अर्बन बैंक के आज बजाय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी निकालो ना पहले। अगर आपके अच्छे छोटे से लीडर होंगे तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी अच्छी है चलाने के लिए। हम्म ठीक है, ठीक है, कैसा, थैंक्स। अर्बन अर्बन बैंक किसानों को लोन नहीं देती वो। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आपकी आपके तालुका लेवल में होंगी, आपके तालुका लेवल में होंगी, उनसे जाके मिलो। हाँ, अगर आपके गांव में अगर वो तालुका लेवल की ब्रांच बनती होंगी तो आप डीसीसी बैंक के हेड ऑफिस में जाके बोलो कि हमारी ये गांव की लोक संख्या इतनी है, हम चाहते हैं कि हमको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच यहाँ पे बनने की बना दो, तो वो बना देंगे। वो डीसीसी बैंक के जो मुख्यालय में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो रिजोल्यूशन पास करके वो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में अर्जी भेजते, और फिर वो परमिशन देते डिस्ट्रिक्ट जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर इसका ये हुआ रहता है, स्थापना हुई रहती है, तो इसके ऊपर दोनों का नियंत्रण रहता है। नाबार्ड का भी नियंत्रण रहता है, एमएससी बैंक का भी नियंत्रण रहता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर वो बैंक स्थापित होने की वजह से उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जॉइंट रजिस्ट्रार का भी नियंत्रण रहता है। तो अर्बन बैंक के थैंक यू बजाय हम आपके गांव में जिला बैंक की शाखा खोलने का आप सोचो जरा। ललित पंत जी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं और ये हमारे साथी हैं, हमारे सदस्य हैं कोऑपरेटिव के। जी, सतपाल शर्मा जी पंजाब से। देखिए बोबड़े जी हमारे अलग अलग राज्यों के साथी प्रश्न पूछ रहे हैं। यस सर, बोलो ना। जी जी, सतपाल शर्मा जी पंजाब से। सतपाल जी, सतपाल जी, सतपाल जी को आवाज नहीं आ रही। सुभाष नालंगे जी, आप बोलिए। आदरणीय सुभाष नमस्कार नालंगे जी। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। अभी जो क्वेश्चन बोबड़े सर को लोग पूछ रहे हैं ना, इसके लिए अपन जो प्रॉब्लम है, किसान के सारे प्रॉब्लम है। मैं 30 साल किसान के सारे प्रॉब्लम छोड़ने में मेरा समय गया, और अभी इसमें हम 30 साल से लोगों को बोल रहे थे कि समूह करो, समूह से काम करो। और फार्मर्स क्लब थी हमारे महाराष्ट्र में उस टाइम कल्पना। तो अभी गंगवाल जी, अपने को उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव द्वारा अपने को सारी चीजें करना पड़ेगी। जैसा कि आप बोल रहे, ओले आ गए, ठंड आ गई, बारिश आ गया, कोहरा आ गया, तो इसके लिए भी अपने को किसान को ही कुछ जुगाड़ू मॉडल करना पड़ेगा। कि जैसे महाराष्ट्र में हमने एक तुअर का मॉडल खड़ा किया। हमारे पास शुगर लॉबी वाले बहुत स्ट्रांग कोऑपरेटिव थी, साकर सहकारी कारखाने थे, तो हमने अभी एक तुअर का 200 एकड़ का मॉडल किसानों में खड़ा किया। बाद में अलग अलग टाइप के भी मॉडल हमने 30 साल में खड़े किए। हॉर्टिकल्चर के मॉडल खड़े किए, इमली के मॉडल खड़े कर दिए, इमली, मीठी इमली के पेड़ लगाए कि जिसको पानी नहीं लगता, लेबर नहीं लगता, और कुछ खर्चे के बाद जामुन के पेड़ लगाए अच्छे। आज हमारा किसान जामुन से 5-5 लाख रुपए एकड़ में कमा रहा है 160 झाड़ से, और फिक्स गारंटेड कुछ के लिए ये हो रहा है।
तो इसका इसका मेन कारण क्या है? कोऑपरेटिव था, सहकारिता। हमारे यहाँ जमीन का बहुत कम है, बहुत कम, यानी 10-10 हजार स्क्वायर फीट जमीन है किस किसानों को। और वो किसान क्या करते हैं कि सारे एक दूसरे जुड़कर एक किसान एक प्लान बनाते हैं और सबकी खेती संग्रहित करके, ज्वाइंट करके खेती का पिक पैटर्न बनाते। और जो पिक पैटर्न बनता है उससे जो उत्पादन होता है वो भी क्वालिटी उत्पादन करते हैं छोटे छोटे किसान। और लेबर की भी हम बैंक बनाते, लेबर बैंक भी बनाते, बीज बैंक भी बनाते, फर्टिलाइजर बैंक भी बनाते। तो जो किसान को पैसा मेन लगता है फर्टिलाइजर के लिए, बीज के लिए और लेबर के लिए, तो वो सारा इनके द्वारा किया जाता है। इनके हमने 30 साल से मॉडल खड़े किए हैं, बहुत सारे मॉडल हमारे महाराष्ट्र में है और इससे लोग पैसे कमा रहे हैं। सब्जी भाजी का मॉडल है, गन्ने का भी मॉडल है और मक्का का भी मॉडल है, सोयाबीन का भी मॉडल है। हॉर्टिकल्चर के तो हजारों मॉडल पड़े हैं, अनार का है, अंगूर का है। मैंने ऐसे बहुत सारे मॉडल हमने खड़े करके लोगों को ये समूह से खड़े किए हैं। 20-20 किसान है, कई 30 किसान है। और बैंक में मैंने तो मेरे जिंदगी में 30 साल में कम से कम 25,000 से ज्यादा खाते किसान के बैंक में खोले। और किसान पहले पहले पैसे अपने घर में ही रखता था, तो हमने बोला कि नहीं, बैंक में रखना और सभी को चेक द्वारा ट्रांजैक्शन करना। मैंने तो 25,000 से ज्यादा किसानों को बैंकिंग सिखाई, लेबर को भी बैंकिंग सिखाई। सबको बोला कि पेमेंट भी अकाउंट में आएगा, बैंक में आएगा तो दिखेगा आपकी तनख्वाह कितनी है, आप बचत कितना करते हैं, टैक्स कितना भरते हैं। ये सारी चीजें यहाँ के किसानों ने की है, वहाँ के किसानों को ये करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी पहले बहुत प्रॉब्लम थे, बाढ़ बहुत आती थी, बारिश बहुत होता था और क्रॉप खराब होते थे, बैंक लोन देती नहीं थी किसान को, बैंक के दरवाजे में खड़ा नहीं करती थी। लेकिन सिपाही बोलता था आज साहब घर में बैंक में नहीं है, साहब तो अंदर ही था, तो किसान हमारा वापिस जाता था। तो हमने उसका भी बंदोबस्त किया, बैंक वाले का भी बंदोबस्त किया। आज बैंक तो बहुत लोन दे रहे हैं, उस टाइम तो 14% लोन राष्ट्रीयकृत बैंक देती थी जब मैं खेती करता था। 90 का पीरियड था, 80 से 90। तो ये काम खुद को करना पड़ेगा, इसलिए खुद की कोऑपरेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि खुद की कोऑपरेटिव निकल गई तो आपको पैसे मिलेंगे, कोऑपरेटिव में पैसे रहेंगे। जैसे जलगांव कोऑपरेटिव में 3 लाख पड़े हैं और 11 डायरेक्टर है। मैं बोलता अरे ले लो थोड़े 50-50 हजार रुपए, 4-5 डायरेक्टर, तो कोई लोन नहीं ले रहा, क्योंकि लोगों को अभी इंटरेस्ट देने की आदत नहीं रही है। और यहाँ 0% पे लोन मिलता है। यानी मैंने खुद ने उठाए 1 लाख रुपए हमारे सहकारी बैंक से, और वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, 31 मार्च के पहले भरना है। और क्रॉप लोन के लिए वो उठाया है, कोई सोसाइटी में खाद नहीं लिया, बीज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सीधा मेरे बैंक के अकाउंट में पेमेंट आ गया। और इसका इंश्योरेंस भी निकल गया, कोऑपरेटिव ने इंश्योरेंस भी निकाला। और इस बार भी बारिश हो गया तो मुझे 28,000 रुपए 3 एकड़ के गवर्नमेंट ने नुकसान भरपाई भी दे दी, मेरे अकाउंट में सीधा आ गई। तो ऐसी चीजें सीधे अकाउंट में आ जाती। तो यहाँ थोड़ा प्रगति है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अपन वो भी छोड़ना चालू करेंगे कि कोऑपरेटिव के अकाउंट, कोऑपरेटिव के लोग, कोऑपरेटिव का संगठन, कोऑपरेटिव में कैसे लोग लेना, क्या काम करना, किनके पास लेबर है, किनके पास लेबर नहीं, किनके पास पानी अच्छा है, किनके जमीन अच्छी है, इसका जो सॉइल का जो हेल्थ कार्ड है वो सभी का बनाएंगे हम कंपलसरी। और किसान आश्रय, आश्रय किसान करके हमारी एक महाराष्ट्र की हमारे मेंबर्स है नेशनल कोऑपरेटिव के, अवी राठी करके, तो उन्होंने एक किसान के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई, 5 पन्ने का। मैं आपको पीडीएफ उसकी भेज देता, उसका आप स्टडी करो। समूह से आगे आ जाओ, समूह से आगे आएंगे तो अपन अच्छा उत्पादन लेंगे। किसी ने नहीं बोला आलू ही लगाओ, गन्ना ही लगाओ, ये ही करो, वही करो। अपन पीक पद्धत जो सिस्टम है, हमारे राहुरी कृषि विद्यापीठ में एक स्पेशल सब्जेक्ट है कि पीक पद्धत, क्रॉप पैटर्न, और कैसा क्रॉप पैटर्न तैयार करना, आम कैसे लगाना, उसकी प्रूनिंग कैसे करना,
झाड़ का उत्पादन कैसा लेना, अर्ली उत्पादन कैसा लाना, नर्सरी कैसी तैयार करना, सब्जी भाजी कैसी तैयार करना, ये सारा अपने को समूह के माध्यम से सीखना पड़ेगा। और इसका मार्केटिंग भी अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं होता तो प्रोसेस भी करना सीखना पड़ेगा, कि जैसे हमारे अनिल राठी जी है, कड़ी पत्ता और मोरिंगा का प्रोसेस करते, मोरिंगा पत्ती का, और ग्राम में बेचते हो। तो ये सब समूह हो जाएगा तो ठीक है। अभी समूह नहीं होता, अपना नेशनल कोऑपरेटिव नहीं बनते, तो मुझे क्या बरेली के गंगवाल जी पता चलते, और उनको क्या पता चलता कि नलंगी जी महाराष्ट्र में है। मैं तो मेरा काम कर रहा था प्लॉट डेवलप करने का। तो ये ऐसी चीजें है सारी गंगवाल जी, इसको चिल्लाने से और ये करने से ये प्रश्न नहीं छूटता। सरकार का काम करेगा, अपन अपना काम करेंगे कोऑपरेटिव द्वारा, और यहाँ एक पीक पैटर्न बनाएंगे, पीक पद्धत बनाएंगे। हमारे भी कुछ प्लॉट आपको दिखा देंगे, पहले वीडियो भेज देंगे ग्रुप में, और हम कैसा उत्पादन ले रहे हैं, तुअर का उत्पादन कैसा ले रहे हैं, बाकी क्रॉप भी हम कैसे कर रहे हैं, धान का उत्पादन भी हम कैसा ले रहे हैं। धान की वैरायटी भी अभी यूपी में चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी अपने को फोकस करना पड़ेगा। सभी को मिलकर उंगली की मिट्टी बनाना पड़ेगा। गाय गोबर इसके साथ रहेगी, नर्सरी साथ रहेगी, और बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अकेले गंगवाल जी कुछ नहीं करेंगे, गंगवाल जी के पीछे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, और 100 लोग जब काम करेंगे तो गंगवाल जी का मार्केटिंग भी हो जाएगा, गंगवाल जी को जो चीजें चाहिए वो भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ परभणी विद्यापीठ में काले गन्ने का जूस बोतल में पैक किया, 4 महीने का लाइफ है, 15 रुपए की बोतल है, 100 ml ये है उसमें गन्ने का जूस। अभी गन्ने का जूस खड़ा रह के पीने की कोई जरूरत नहीं, अच्छी तरह से उन्होंने किया है, विद्यापीठ का संशोधन है, कृषि विद्यापीठ का। और ऐसी चीजें बना के किसान को उद्योग देना पड़ेगा, और किसान का माल लेके उसका मार्केटिंग भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आज हमने नागपुर में एक 0 माइल है, वहाँ एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ 24 ऑफिस बने हुए हैं, 15 बाय 15 के ऑफिस है, गिलास भी सारा रेडी है। अभी हम मनोज टावरी जी और हम ऑफिस देख के आए, तो अपना ऑफिस भी मेट्रो स्टेशन में होगा नागपुर का, ये जो 0 माइल से होगा। अभी कल परसों बातें करके हम वो एक फाइनल कर रहे हैं, उसी में भी सारा एरिया जवळ है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, जो बरडी का मार्केट नजदीक है, और हर किसान मेट्रो में आएगा। हमारे यहाँ 50-50 किलोमीटर मेट्रो अभी जोड़ रहे हैं, अमरावती तक, यहाँ बुटीबोरी तक, यहाँ भंडारा तक, तो सारा किसान का माल आएगा। तो वही से ही करने का हमारे मनोज टावरी जी ने प्लान दिया मुझे, और हम अभी 0 माइल जाके आए, देख के आए। बहुत बड़ा पेशेस है, जगह है, क्लीननेस है, लिफ्ट है, सारी सुविधा मेट्रो ने करके दी है, और रेंट पे दे रही है। तो हम 7 साल के लिए वो ले रहे हैं एक ऑफिस। मैंने बोला एक ऑफिस हम फाइनली कर देते यहाँ, यानी यहाँ सारे इनको भी काम आएगा, सभी को काम आएगा, अरे सभी मिलकर उसका भाड़ा भी देंगे। ऐसा कुछ नहीं सारा बोझ नेशनल कोऑपरेटिव में डालेंगे। स्टार्टिंग में तो 1 साल नेशनल कोऑपरेटिव को हम एक ही ऑफिस का भाड़ा पे करेंगे, और बाकी संघ बोलेंगे तुम यहाँ आके बैठो, ऐसी मार्केटिंग करो और काम करो, ऐसा बोल दूंगा। धन्यवाद। हाँ दीदी। धन्यवाद तुषार जी। अन्य साथी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं किशोर जी से, जो भी उन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर बताया, उसके बारे में कोई भी प्रश्न है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स, या इनके बीच में आपसी संबंध, इनकी समस्याएं, या इनके विषय में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अंतरंग जी, धनंजय जी, ब्रिगेडियर साहब जी, सभी को नमस्कार। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। मैं पथमेड़ा पहुंच के और मैं सुन रहा था आपको, और पहुंच गया हूँ यहाँ। तो हमें आपने अभी कोई क्वेश्चन नहीं। किशोर जी ने बहुत अच्छा सभी का जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।
गिरीश अलका मैडम जी, मैं यहाँ आबू रोड में 2-3 घंटा रुकना भी है और यहाँ आया हुआ हूँ, उसके पास ही है ये पथमेड़ा और नंदगांव, यहाँ बड़ी गौशाला। तो वापसी में मैं उधर जाऊंगा, आपको ये रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। अच्छा, जी किसी अधिकारी को कहना है कि साहब उसको कह दो फटाफट हमारा काम कर दे, या इस तरह का कुछ प्रोसेस सब। जी हेलो, हाँ जी जी अभिषेक जी। हाँ 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 अभिषेक जी, मुझे कहना है हाँ कि अभी गुड इस साल से 1 फरवरी में जैसे अपना बजट आएगा, उसके पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है और उसमें बहुत सारी किसानों के लिए एक अलग से फैसिलिटी होने की चांस है। तो 1 या 2 फरवरी के बाद में हमको बहुत सारी आगे वाले साल के लिए किसानों को क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके लिए अपने को जानकारी मिल सकती है। तो उसका मैं कंपाइलेशन करके अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके बहुत ओके, बढ़िया। धन्यवाद। आप उसको शेयर कर दीजिएगा और उससे सभी को जानकारी मिल जाएगी। सतपाल शर्मा जी, पंजाब वाले, सतपाल शर्मा जी, सतपाल शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सतपाल शर्मा जी। अभिषेक जी, जी नमस्कार। मनोज शुक्ला अयोध्या जी से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मनोज जी बोल रहे हैं। हाँ मनोज जी। हाँ, हैंड रेज करने पर आप लोग कोई नाम नहीं लेते ना कुछ बोलते, तो नहीं बड़ी नहीं, दिक्कतें देखिए होती क्या ना। है ना, आपका नाम नहीं लिख के आ रहा है मनोज जी, इसमें जूम यूजर लिख के आ रहा है। तो जूम यूजर करके एक हमारे सतपाल शर्मा जी हैं, वो कभी कभी आते हैं, पंजाब से हैं, नहीं तो नहीं, इसलिए मैं हम सतपाल शर्मा जी से बोल रहा था जी। हम तो बहुत पुराने आपके टीम के मेंबर हैं। लेकिन नंबर उसमें सेव नाम करना नहीं चाहिए लिख के ग्रुप पे। नाम नहीं लिख के आ रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें जूम यूजर लिख के आ रहा है। नहीं इसमें अभी जो अकाउंट बनाया जाता है अरे सरकार, सर सिस्टम आप चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कौन हैंड रेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कल भी मैं किया था, कोई पूछने वाला नहीं है। परसों किया था, कोई पूछ नहीं रहा है। अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे यूजर नेम में आपको अपना नाम भरना होता है, आपने भरा ही नहीं है, इसलिए जूम यूजर लिख के आ रहा है। चलिए, आप हमारी कमी है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं सतपाल शर्मा जी समझ रहा था, इसलिए सतपाल जी मैं आवाज दे रहा हूँ जी 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 जी। अब जूम यूजर भी मैंने बोला, तब भी आप नहीं समझ पाए, क्योंकि ये जो नहीं, है ना, उसमें क्या है, जब टीम में कई लोग जुड़े हैं तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं, आप जो है आप अपना प्रश्न करिए, और ये जो नाम है इसको अगर आप एडिट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम आपको सिखा देंगे कैसे एडिट किया आप जाता है। सिखा दीजिएगा, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं ना। जी जी, प्रश्न करिए। ठीक है, हम तो पहले चीज कंग्रेचुलेशन करेंगे जो हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और उसका मेमोरेंडम भी हो सकता है 2-4-5 दिन में आ जाएगा। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे। हम लोग तो बड़े छोटे से टीम के मेंबर हैं, जो संभव होगा हम लोग करेंगे अपने स्तर से। बहुत बहुत बधाई, इसीलिए हम अपना हैंड रेज किए थे। नहीं, ये जो आज की चर्चा है इस पे कोई आपका प्रश्न है किसी भी बैंक से संबंधित? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, और ये जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, कोई नहीं, भी? अभी एक बीच में एक सर बोल रहे थे ना जी, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा हमें। किशोर जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं किशोर जी जितना बता रहे थे, जहां तक हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कोई नहीं, आप सपोर्ट नहीं कर रहा फार्मर को। अनुभव आप बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। यूपी और महाराष्ट्र के तरीके और वहाँ के सिस्टम में थोड़ा सा अब भिन्नता। महाराष्ट्र का तरीका तो अलग होगा ये, लेकिन यूपी का तरीका बहुत उल्टा है। कोई एफपीओ जाएगा, नाबार्ड कोई सपोर्ट नहीं करता, उससे पूछता तुम्हारा मेमोरेंडम का करना क्या चाह रहे हो और काहे आ रहे हो यहाँ पे। समझ बात को जी। तो ठीक है, हम लोग अगर टीम भावना से काम करेंगे, अगर हम अपने सिस्टम से काम करेंगे, तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि हमारे लिए सपोर्ट करें वो, जहां तक हमें लगता है। जी जी। हाँ, जब हमारा नेशनल कोऑपरेटिव तैयार हो जाएगा तो लोग एक दबाव में होंगे ना, कि प्रेशर होगा ना कि हम लोग नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसका एक प्रेशर अलग होता है, इंडिविजुअल प्रेशर अलग होता है, जहां तक हमें लगता है। अभिषेक जी,
सही बोल रहे हैं आप। बाकी पूरी टीम है, अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हम तो उसमें एक छोटा सा क्या है, चीटी है ना, थोड़ा सहयोग कर दें। नहीं, सभी लोग चीटी हैं हाँ, और सभी लोग मिलकर एक जी जी जी। तो अन्य साथी अपना प्रश्न रखें, क्योंकि समय हमारा सीमित रहता है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में सभी साथी की बात भी हो जाए, प्रश्न भी हो जाए और उत्तर भी मिल जाए। तो अन्य साथी आ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, गिरीश चंद्र गुप्ता जी, धनंजय सिंह जी, धनंजय जी आपने वो किया था, आप लोग हैंड रेस कर दिया करिए, तो उससे हमें मालूम रहेगा कि किससे किसको बात करनी है। हैंड रेस कर दिया करिए, उसमें ऑप्शन होता है। जी, हमारा ये प्रश्न नहीं है, मतलब हमको थोड़ा बात करनी थी, ये बताना था कि जैसे मतलब हमको अपनी पुरानी विचारधारा से भी निकलना होगा। जो पहले स्वयं सहकारिता में होता था अब वैसा नहीं है। अब कंप्यूटर का युग है, अब वो पुरानी वाली बातें खत्म हो रही हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ मतलब प्रस्तुत की गई डीसीबी द्वारा कि हम अब केसीसी के अलावा भी बहुत सारे लोन कर रहे हैं। जैसे कि मतलब मोटरसाइकिल के 50 लोन किए हैं, कार के 50 लोन किए हैं, और ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 35 लोन किए हैं। ऐसा मतलब हमारे मतलब आपकी आवाज चली गई। हाँ, आवाज चली गई। टैक्स जी। भी दिया है। धनंजय जी, आपकी आवाज और ब्रेक हो हम रही लोग जैसे अपनी मल्टीनेशनल बनाए हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा काम करना है और मिलके आगे बढ़ेंगे। अभी इस समय माहौल बना हुआ है और उसी को हम लोग भुनाते हुए और अपनी तन्मयता से सब लोग सब है। जी, पुरानी ठीक है, बातों को तो लेके अगर आपकी बैठेंगे तो फिर हम लोग उसी में उलझे रहेंगे। बिल्कुल बस हम यही सच कहना बात चाह है। रहे थे। धन्यवाद धनंजय जी। थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाई कुछ चीजें, लेकिन हाँ, ओवरऑल समझ गए सब लोग। अन्य साथी डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार, तेजराव साल्वे जी, सुरेश सिसोदिया जी, सुमेर सिंह जी, शशांक जी, संतोष जादव जी, रमेश जी, गांधी जी, माया धोते मैडम, कोई भी साथी का कोई प्रश्न? माया जी, कोई भी साथी? कोई भी साथी? गांधी जी, गांधी जी अमरावती से जरा बोलिए। जी, जी गांधी जी। नहीं बढ़िया। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। इको इको इको। बढ़िया। आपने नेतृत्व किया और बढ़िया बताया। और जिस तरह से अभी आ, नलांगी जी ने बताया कि भी इस तरह से भी 25,000 बैंक खातों, किसानों के लिए बैंक खाते खोल के बैंक के माध्यम से किस तरह से जा सकते हैं। और वो इसमें फेडरेशन के माध्यम से भी हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से उचित जहां कहाँ लोन देना, क्या करना और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना, वो इसके ऊपर से बहुत अच्छे से कार्य हो सकता है। और इनका अनुभव है, तो ये इनके अनुभव के माध्यम से ही हम कार्य कर सकते हैं आगे। जी, तो और किशोर जी से कोई प्रश्न, क्योंकि ये तो एक जनरल सा एक सुझाव था। कोई प्रश्न किसी भी साथी का? किसी भी साथी का कोई प्रश्न?
मुझे हाँ लगता है कि सभी के प्रश्न हो चुके हैं। हो गए। कोई भी अच्छा, मैं साथी। एक चीज पूछना ये चाह रही थी जी जी। कि अगर ये बैंक मतलब मना कर रही है लोन देने से, तो इसके लिए कोई नियम होता है क्या? नहीं, बैंक मैडम एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। बैंक जी जब भी मना कर सकती है जब आपका लोन, दिया हुआ लोन डिफॉल्ट हो। नहीं तो कोई बैंक ने मना कर दिया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। केस कर सकते हो म्हणजे आप किसी भी मंत्री को बताया तो, कलेक्टर को बताया तो वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे। किसी को लोन देने से इनकार करना म्हणजे वो बैंक की म्हणजे ये बैंक को ऐसा कर ही नहीं सकती। जी हमारे मैडम, हमारे साथ में एक संजय जी शिंदे जुड़े हैं, जो पहले डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं एसबीआई में। वो आपको गाइड कर सकते हैं। शिंदे जी। हेलो। जी जी सर। जी जी। मेरा क्वेश्चन था कि बैंक अगर लोन देने से मना, अगर डिफॉल्टर है, सिविल खराब है, वो तो एक रीजन है ना। विदाउट एनी रीजन अगर बैंक मना कर दे रही है लोन देने के लिए, तो क्या मतलब आगे का प्रोसीजर है? आदमी कहाँ जाए, किसान कहाँ जाए? जी जी। शिंदे जी, किशोर जी, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए ताकि इनको समझ में आ जाए कि क्या प्रोसीजर हो सकता है। प्रोसीजर ये जानना चाह रही हैं कि बैंक अगर रिफ्यूज करता है तो किस चैनल से, किस तरीके से हो सकता है। कौन, मैं किशोर अभिषेक जी। जी, मैं बात या करूं इस पर? हेलो जी जी। जी जी। अभिषेक जी, कैसा है कि हर बैंक में उनका एक नोडल ऑफिसर होता है कि जो हर चीज कंट्रोल करता है। अगर कोई क्रेडिट देने से मना करता है, ऐसा कुछ है, तो हम उस ऑफिसर को मिल सकते हैं, या तो उसका नंबर भी हर बैंक में लिखा रहता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप उस ऑफिसर को कांटेक्ट करें। तो अगर किनको कोई समस्या आ रही है तो वो जरा वो ऑफिसर का डिटेल निकाल करके उनको अपनी बात रख सकते हैं। और अपनी जो भी चीज है, अभी ऐसा भी है कि पर्सनली जाना जरूरी नहीं है, अपने मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, काम हो सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है। जी जी धन्यवाद। किशोर जी। हाँ जी। साहब, ऐसा है। शिंदे बात कर रहा हूँ। हाँ शिंदे जी, हेलो। शिंदे जी बताइए, आप बताइए शिंदे जी इस देखो, प्रश्न कोई का। इसका उनका कोई सिबिल खराब है, यानी सिबिल बैंक जानना चाहती है, क्योंकि कुछ लोग हैं बैंक से कर्ज न लेते हुए बाहर से कर्ज लेते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी है, बजाज फाइनेंस है, जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं, उस पे इनको जो लोन है, कभी डिफॉल्टर है लोन भरने में, तो इनका सिबिल खराब हो जाता है। यानी पर्सनल के लिए लोन लिया है तो सब मोबाइल परचेस किया है, गाड़ी परचेस किया है, उसकी वजह से अगर इनका सिबिल खराब हुआ है तो सिबिल वो क्लियर करने के बाद भी 6 महीने के बाद इनका सिबिल जो है वो अपडेट होता है। जी। हेलो। हाँ, 6 महीने हाँ के बाद जी जी। इनका सिबिल अपडेट होता है। और वो जिस बैंक से लोन ले रहे हैं वो बैंक को क्या करना पड़ता है, इनका मेल भेजना पड़ता कि इस आदमी का सिबिल क्लियर करो करके, क्योंकि इन्हें लोन भरा है। तो जो बैंक लोन देने वाली है वो बैंक इनका मेल करके वो सिबिल अपडेट कर सकती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बैंक में। अभी 10 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक में लोन के लिए। अभिषेक जी, जी। ये बैंक के ब्रांच मैनेजर के बीपीए का अधिकार पे निर्णय होता है कि हम लोन देंगे कि नहीं देंगे। ना इस पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अगर ब्रांच मैनेजर को फेथ होगा कि इसको हम लोन देना है या कमीशन देगा कि नहीं देगा, केसीसी तो के लोन दे केस में देगा। ऐसा नहीं है। केसीसी के लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिनमें नहीं उनको सर, लोन देना ही होगा। मैं केसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ सर। केसीसी पे तो किसान की लैंड बंधक हो रही ना। मैं अदर लोन की बात कर रहा हूँ। ब्रांच मैनेजर पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप इनको लोन दीजिए।
आपकी सिविल अच्छी है कि नहीं है वो तो अलग चीज है। अगर आपकी सिविल अच्छी भी है तो ब्रांच मैनेजर के विवेक में निर्णय करता है कि आपको लोन दे या ना दे। सर जी जहां तक अभी हमारा लोन अपना के अनुभव लिए है। आप अभी डायरेक्ट आप ब्रांच में भी नहीं गए, सिर्फ बैंक के पोर्टल के ऊपर भी गए और ऑनलाइन अपने ये किया है लोन, तो ऐसे कोई भी ब्रांच मैनेजर की ताकत अरे नहीं कि वो सर उनका लोन रोक सके। अरे सर हम तो बैंक से लगातार जुड़े हैं 10 साल से। हम अपना नहीं लेकिन और लोगों का अनुभव बता रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा आप नहीं है, अभी बिल्कुल अभी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप लोग बैंक से हैं, कस्टमर की बात शायद हाँ आप तक हाँ पहुंचती नहीं हाँ होगी। हाँ। हम अभी लोग तो, अभी मैं ये पहले क्वेश्चन अभी इसलिए पहले पूछ का रही सामान नहीं हूँ। रह गया। अभी नहीं नहीं, पहले का मैं सामान प्रेजेंट नहीं की है। बात कर रही हूँ ना, मैं प्रेजेंट की बात कर हाँ रही हूँ। प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट में मैं पिछले 2 साल से सिर्फ स्ट्रगल कर रही हूँ किसानों के लिए लोन लेने के लिए। इसके लिए ही मैं ये क्वेश्चन हाँ पूछी थी। मैं डीएम कलेक्टर तक भी जा चुकी हूँ, लेकिन वो अगर उनको नहीं देना होता है तो वो और अपना डीएम भी कोई नहीं कर रीजन सकता ढूंढ कुछ लेते मैडम। हैं। और डीएम भी नहीं कर जी सकता कुछ। जी जी, वो अपना रीजन ऐसा डीएम के सामने रख देते हैं, जबरदस्ती का ढूंढ के। आदमी कितना लड़ेगा। और मिनिस्टर भी नहीं कर सकता बैंक को। ठीक है सर, धन्यवाद। मुझे लगा था, मतलब मैं नहीं ये बस हाँ जानना चाह रही थी कि कोई चैनल होता है तो हम आगे ये किसके पास जा सकते हैं। बाकी तो जो सिस्टम है वो सिस्टम है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर जी का अंतिम वक्तव्य ले लेते हैं। किशोर जी। जी एक लाइन इसमें हम भी जोड़ना हाँ चाह रहे हैं। जी कह रहे हैं अन्य कमर्शियल बैंक की अपेक्षा अगर डीसीबी से लोन लिया जाए तो आसानी से मिल सकता है, ये हमारी जानकारी में इतना है। अब तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी लोन के लिए बुलाया जाता है वहां पे डीसीबी में, या सरकारी बैंक की जो शाखाएं होती हैं उनमें। अब धनंजय जी, जी किसान जो है वो डीसीवे के बारे में किसानों को अगर कुछ पता होता है, जैसे मुझे आज पता चला कि वो 0% पे लोन देती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 नहीं, होता है। वो 0% अपने यूपी के लिए नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। केसीसी पे भी अपने यहाँ नहीं है 0%? ना ना, अपने यहाँ 3% है, 1% खाली कम है बस। अच्छा, तो वो अगर किस मैं महाराष्ट्र में यही 0 है, गुजरात में है, या अन्य कई कई प्रदेशों में है, अपने यहाँ नहीं है। वही चीज मुझे लगा था कि यहाँ तो नहीं है। और डीसीसीबी की अगर बात है नहीं, तो अन्य किसानों को कमर्शियल वो बैंक भी, में 4% पड़ता है, और जी, अगर आप 4% डीसीबी पड़ता में है। लेते हो तो 3% पड़ेगा, 1% कम पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसानों को नहीं बताया जाता है कि यहाँ पे केसीसी से लोन भी मिलता है, क्योंकि इतने सारे किसानों में से मैं शायद किसी के मुंह से आज तक सुनी ही नहीं डीसीसीबी से वो केसीसी कराए हों। नहीं, डीसीबी वाले तो बैठे रहते, कोई आवे हमारे यहाँ कराए आके, लेकिन उनके पास कम खाते हैं और कम लोग जाते हैं, ये समस्या है जी उनकी जी अपनी। तो डीसीबी जी में जी अगर जी। हम लोग खाता खुलाएं और कमर्शियल के तरीके से ट्रेड करें तो उसमें ज्यादा फायदा है। जैसे मतलब कोई महिला कार लेती है तो उसको 1% ब्याज भी कम वहां लेते हैं, मतलब ये स्कीम अपने यहाँ है। और चलिए। जैसे मतलब केसीसी लेते हैं तो 1% कम है सभी किसानों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जी अन्य कमर्शियल किशोर बैंक में 4% है, तो यहाँ 3% है। किशोर जी, धन्यवाद धन्यवाद धनंजय जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। किशोर जी, अभी ये जो बात रोजी जी ने रखी और धनंजय जी ने रखी, इस पे आप बताइए कि आपका महाराष्ट्र का और क्या। महाराष्ट्र में ऐसा है साहब कि कैसा है, ये जो सिस्टम है, कोऑपरेटिव के सिस्टम, किसानों को डीसीसी बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं हमारे महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नस नस से जुड़ी हुई रहती है किसानों से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पैक्स म्हणजे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जितने भी मेंबर है किसान, वो उनके डीसीसी बैंक के तालुका इंस्पेक्टर को जानते हैं, और नॉर्मल क्रेडिट स्टेटमेंट, एनसीएस स्टेटमेंट के वजह से उनको लोन कितना मिलने वाला है ये पहले पता चल जाता है, और हर साल उसका इन्हांसमेंट किया जाता है। क्रॉप लोन का कलेक्टर इन्हांसमेंट करता है। तो ये जो सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम बहुत ही अच्छी है, और किसान अपना लोन 31 मार्च को भर ही देते। और दूसरी ऐसी बात है कि कोई
म्हणजे माइका लाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाला, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स रहते हैं वहां पे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन वो डिस्ट्रिक्ट का ही रहता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर तालुका के उसमें चुन के आते हैं। तो उसके वजह से एखादे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के आपने एखादे शेतकरी को अगर एखादे किसान को अगर लोन होना हो तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पहला प्रेफरेंस देता है और उसको लोन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर वो डिफॉल्ट है तो वो सिस्टम में बैठता ही नहीं, उसके वजह से वो किसान कंप्लेंट भी करने के मूड में नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने जब तक बैंक में काम किया है और इसके बाद में भी मैं बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से किसान लोन नहीं मिल सकता आपको, ऐसा कभी महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं। बवाल कर खड़ा कर देंगे वो वहां पे। जी। मेरा एक और प्रश्न है। अब हम लोग एक कोऑपरेटिव बना रहे हैं, तो ये जो कोऑपरेटिव का अकाउंट ओपन होगा, और क्योंकि आपको वो जिम्मेदारी भी मिली है, तो अकाउंट क्या किसी कोऑपरेटिव बैंक में खोला जाएगा या फिर ये जो राष्ट्रीय बैंक है उसमें खोला जाएगा, क्योंकि ये मल्टी स्टेट वाला मामला है, कैसा होगा? तो कैसा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पिछले बार उसमें स्कैम हुआ था, जो एक लोकल लीडर ने यहाँ पे किया था, उसकी वजह से उसकी कंडीशन बराबर नहीं थी, पर एमएससी बैंक ने वो बैंक को दत्तक ले लिया। दत्तक समझते ना आप? जी जी, अडॉप्ट कर लिया। हाँ, उसको ये कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव के जितने भी ऑपरेशंस है वो एमएससी बैंक ने टेक ओवर कर लिए। ऐसा समझो कि एमएससी बैंक उसको चला रही है और वहां पे जो जनरल एमडी जो अपॉइंट किया है वो एमएससी बैंक का पुराना जनरल मैनेजर और मेरा दोस्त है। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि the account of our society should be open only in district central cooperative bank, क्योंकि जॉइंट रजिस्ट्रार परमिशन देते होगा तो आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देगा कि द अकाउंट शुड बी ओपन इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक। उसके बाद में अगर आपको लगा कि एक आधा अकाउंट आप कमर्शियल बैंक में खोलना है तो आप कमर्शियल बैंक में भी खोल सकते हैं। मतलब डिसीजन तो आप लोगों को ही लेना है, मैं तो बस सभी को जानकारी हो। नालंगे साहब करेंगे ना, डिसीजन लेंगे। और मैं आग्रह करूंगा नालंगे साहब से कि आए और कार्यक्रम को समाप्त करें, अंतिम वक्तव्य दें। सुभाष जी। आज का जो बैंक के ऊपर जो चर्चा का कार्यक्रम हो गया वो बहुत अच्छा हो गया। और महाराष्ट्र में तो बैंक का नेटवर्क भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, और सारी बैंक नागपुर से लेके मुंबई तक, और सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी बैंक से 400 के ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं, वो 2 करोड़ के ऊपर के ही है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए। और 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, 50 एकड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट है जो मैंने किए हैं, और उसके लिए एनएचबी की सब्सिडी भी मिली है, गवर्नमेंट की सारी सब्सिडी भी मिली है। महाराष्ट्र में बैंक का नेटवर्क बहुत अच्छा है, बाकी जगह थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सुधारने के लिए मेरा खास कहने का मतलब ये है कि वो सुधारने के लिए सभी को कोऑपरेटिव में जाना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव द्वारा काम करके ही अपने जो क्वेश्चन है, अपने लोगों के प्रॉब्लम है, लोगों को मदद जो चाहिए वो कोऑपरेटिव द्वारा करना होना चाहिए और लेना भी चाहिए कोऑपरेटिव द्वारा। ये मेरा कहना है। और मैं बार बार जलगांव कोऑपरेटिव का उदाहरण देता हूँ। एक मैंने ट्रायल के लिए मॉडल बनाया था, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए, कि लोगों को
जमता है क्या, लोग कैसे आते, कोऑपरेटिव में कितने लोग आते, बाहर कितने लोग जाते, और कोऑपरेटिव कैसे चलती, कोऑपरेटिव में विश्वास कैसा है। तो पहले ही दिन में 25,000 रुपए हमने 11 मेंबर ने किए थे। और ये बोल रहा था कि आप प्रेसिडेंट बनो, ये बोल रहा था आप कैशियर बनो, ये बोल रहा था ये आनो बनो। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं हुई थी हमारी, तो भी सभी लोगों ने बैंक जैसा सारा पैसा मेरे ही सेविंग अकाउंट में पड़ा है अभी तक 3 लाख रुपए। और हमने वहाँ 8 लाख का बीज का सेल भी किया है, ये ट्रायल हमने देखा। और लोन भी दिया 2-3 लोगों को हमने, पर लोन का फर्टिलाइजर के लिए दिया, बीज के लिए दिया, और बाकी बड़ा काम नहीं किया। अभी मार्च के आसपास हम वहाँ बनाना फाइबर का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, तो इसी में हम कोऑपरेटिव का पैसा डाल रहे हैं। तो कोऑपरेटिव में पैसे की कमी नहीं है, ये टावरी साहब भी बार बार बोलते हैं, और मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो कोऑपरेटिव में जाना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा, अच्छी बैंक के साथ संबंध करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, सिबिल अच्छा बनाना पड़ेगा, और जो बाकी खर्चे है वो कम करना पड़ेगा खेती में, और उत्पादन बना के मार्केटिंग, विपणन और प्रोसेस ये भी करना पड़ेगा। सिर्फ बनाया और माल बेचा इससे नहीं होगा। हमारी 2,500 3,000 महिला ऐसी है कि जिनका ट्रेनिंग हमने 30 साल में दिया है। तो खुद के खेत में जो उत्पादन होता है उसके ऊपर प्रोसेस करके खुद मार्केटिंग करती, और मार्केटिंग करने का भी इन्होंने ग्रुप बनाए हैं, तरीके अलग है। और इनके कस्टमर भी फिक्स बन चुके हैं, अचार से लेके ज्वार अनाज तक सारा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स। तो ये कुछ परिवार ऐसे है कि उत्पादन करते, एक जगह जमा करते, और जमा करते करके फिर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते। जैसे तुअर की दाल है या चने की दाल है, तो ये भी सब लोग, किसान लोग एक जगह करते, उसका पैकिंग करते, ग्रेडिंग करते, और सभी को बेच देते। तो इस समूह के साथ, कोऑपरेटिव के साथ काम किया तो बहुत काम आसान हो जाएगा। सभी लोग पहले दिन में मीटिंग में ज्वाइन हो गए, और ज्वाइन होकर सबने अपना टाइम दिया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद मानता हूँ। और कल भी 6:30 बजे, 7:30 बजे और 8:15 बजे सभी साथी ने जुड़ना चाहिए, क्वेश्चन अपना जो है पूछना चाहिए। सभी ने अपना नाम डालना चाहिए, जूमर यूजर ये नहीं, ये यहाँ आता है तो वो सेटिंग है, किसी भी बच्चा बेटी कोई भी करके देगा नहीं, या मोबाइल वाला करके देगा। खुद ने, सभी ने अपना अपना नाम डालना चाहिए, और नाम डाल के भी फिर समझ जाता है। ये भी 25-30 लोगों को मैंने करके दिया है महाराष्ट्र में, तो ये भी करके देना पड़ेगा। और रोज आना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, डायरी पेन लिखकर मीटिंग में बैठना चाहिए, और अपना जो सही क्वेश्चन है यही पूछना चाहिए। बैंक लोन देगी, बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक लोन देगी, तो किसान ने भी डिपॉजिट चालू करना चाहिए, बचत चालू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, आरडी, बैंक में एक आरडी खोल दो, बैंक के साथ कैसा व्यवहार करो, बैंक के साथ थोड़ा व्यवहार किया तो बैंक अपने हाथ में आ जाती है, बैंक को विश्वास होता है, पोस्ट ऑफिस को विश्वास होता है। तो ऐसा ही काम आगे जाके किसान को करना पड़ेगा, कि जो उसके जो जो सारे प्रश्न है, उसकी जो समस्या है, वो किसान को ही समूह के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से, नेशनल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव, इनके द्वारा ही सॉल्व करना पड़ेगा। समय बहुत बेकार है, आने वाला सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम लेकर बैठे तो अपना भला नहीं होगा। इसके लिए अपने सामने एक अच्छा रास्ता दिखता है, कोऑपरेटिव। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
धन्यवाद सभी को। सुमेर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने हैंड रेज किया हुआ था। सुमेर मैंने सिंह ये जी। पूछा था, अगर कोऑपरेटिव में किसी ने लोन ले लिया और उस किसान की डेथ हो गई तो वो लोन कैसे नहीं चुकाए, इस तरह के कुछ है क्या प्रोविजंस? मेरा निवेदन समझ गए क्या सब? सुमेर सिंह ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर डेथ हो गई तो कोऑपरेटिव के बाकी सदस्य भी उसको मदद करना चाहिए और उसका इंश्योरेंस भी निकालेगा कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव उसका इंश्योरेंस निकालेंगी। और सभी का 5 लाख तक इंश्योरेंस है मुझे लगता। और स्टेट बैंक भी अगर 100 रुपए 200 रुपए भर दिए तो एक जनरल इंश्योरेंस होता है। खेत में काम करने वाले का भी इंश्योरेंस होता है। तो ये सारे इंश्योरेंस करना चाहिए। बैंक इंश्योरेंस निकाल और लोन क्या क्या बैंक भी इंश्योरेंस निकालते हैं ना, लोन देती तो। कोऑपरेटिव अगर लोन लेगी ना बैंक से, 10% पैसा कोऑपरेटिव का, 90% बैंक का, तो बैंक पहला कोऑपरेटिव का इंश्योरेंस निकालेंगी 25 लोगों का। सदस्य है मेंबर इंश्योरेंस के बारे में। मैंने एक 2.5 का लोन लिया तो मेरा बैंक में 2.5 करोड़ बैंक ने अपने पैसे से निकाली थी, मेरे अकाउंट से डिडक्ट किए थे। अगर मेरे को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको रिटर्न देती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा तो उनको पूछो। धन्यवाद सिंह जी। धन्यवाद। थोड़ा बैंक में जाके पूछो, कल पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक करती है ऐसा। धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चुका है, अब हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे और मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। हमारे सिंधे जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, धनंजय सिंह जी और अयोध्या वाले शुक्ला जी और बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग सेव रखते हैं और आपको ये 3 दिन में उपलब्ध हो जाती है। और बाकी मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ। अगर किसी को और कुछ बात आपस में करनी है तो वो कर सकता है, अभी ये बंद नहीं होगा मीटिंग।